दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमा क्लासेज ऑफिशियल में। दोस्तों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विश्लेषण के साथ, जो बीते कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है और देश के बहुत सारे हिस्सों में इसका विरोध भी किया जा रहा है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पास हुए 3 फार्म्स बिल के बारे में, और साथ ही चर्चा करेंगे कि इसका देश के अधिकतर हिस्सों में विरोध क्यों हो रहा है और इन बिलों के भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि किसानों की इस बिल के रिगार्डिंग क्या मांगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीते कई दिनों से लोकसभा व राज्यसभा में पास हुए 3 किसान बिल देश के सबसे प्रमुख अखबारों में चर्चा में बने हुए हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, राज्यसभा पासेस 2 फार्म्स बिल अमिड फियर्स प्रोटेस्ट। वहीं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, एमएसपी एन इश्यू हैड रेज्ड विथ गवर्नमेंट। ऐसा आरएसएस फार्मर्स ने भी बोला है, जो कि गवर्नमेंट की एक सपोर्ट बॉडी है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये तीनों बिल हैं क्या और सरकार का इनके पक्ष में क्या तर्क है। पहले बिल की बात करें तो पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसका हिंदी में मतलब है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। वहीं दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, हिंदी में मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। तीसरा है, जो कि एक संशोधित बिल है, द इसेंशियल कमोडिटीज़ आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। दोस्तों, आइए इन तीनों बिलों के बारे में डिटेल में जानते हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि इन बिलों को लेकर किसान इतना कंसर्न क्यों है और इसका देशव्यापी विरोध क्यों हो रहा है। पहले बिल को समझते हैं। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दोस्तों, इसके तहत किसानों और व्यापारियों को मंडी के बाहर भी फसल बेचने की आज़ादी होगी। फसल को बेचने पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स किसान को देना नहीं पड़ेगा। पेमेंट की शर्तें तय करने और किसी भी तरह के विवाद से निपटने के लिए एसडीएम स्तर पर उसके द्वारा एक आर्बिट्रेशन कमेटी नियुक्त की जाएगी। दोस्तों, अब देखते हैं इसमें पहले की अपेक्षा क्या चेंजेज आए हैं। पहले भी किसानों पर अपना उत्पाद कहीं भी बेचने पर कोई रोक नहीं थी। पहले किसान अपने उत्पादों को होलसेल मार्केट और मंडियों में बेच सकते थे। ये मंडियां एपीएमसीज द्वारा संचालित की जा रही थी। एपीएमसीज का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इन एपीएमसीज में लाइसेंस प्राप्त बिचौलिए हुआ करते थे, जो कि किसानों से माल खरीद कर इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच देते थे। अब नए सिस्टम में इन बिचौलियों का रोल ख़त्म हो गया है। अब किसान डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल बायर्स को तय दामों पर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। लेकिन किसान संगठन इस बात से चिंतित हैं कि कारपोरेट बायर्स के पास ज़्यादा पावर आ जाने से वो छोटे किसानों से मनचाहे रेट पर उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि 85% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। दोस्तों, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने एपीएमसीज को बंद नहीं किया, किंतु जब ये प्राइवेट बायर्स मार्केट में आ जाएंगे तब एपीएमसीज शायद उनसे कम्पीट ना कर पाएँ। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम जियो और बीएसएनएल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जियो ने शुरुआत में सारी सुविधाएं अपनी फ्री दी, अनलिमिटेड डाटा दिए, जिससे क्या हुआ कि जियो के ग्राहकों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई और एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर हो गया टेलीकम्युनिकेशन में। और बीएसएनएल, जो कि गवर्नमेंट पावर्ड था, उसकी सुविधाओं में अपने आप कटौती हो गई, क्योंकि उनके ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती चली गई। जियो के आने के बाद बीएसएनएल की स्थिति ऐसी आ गई कि वो 5 से 10 सालों में बंद होने की कगार पर आ गया है। दोस्तों, सेम यही एपीएमसीज के साथ भी हो सकता है
इस बिल में जो दूसरी बात कही है, किसान अपने उत्पाद कहीं भी किसी भी जगह बेच सकते हैं। तो ऑन पेपर तो यह पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है कि किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं, बट जो छोटे किसान हैं वो अपनी फसलों को कहीं दूर ले जाकर कितना फ़ायदा ले सकते हैं अगर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, स्टोरेज चार्ज देना पड़े तो। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे गेहूं का प्राइस है लखनऊ में है 1900 रुपये प्रति कुंटल, और उन्हें मुंबई में ये प्राइस मिल रहा है 2500 रुपये प्रति कुंटल, तो उन्हें 600 रुपये प्रति कुंटल पर फ़ायदा तो हो रहा है, बट लखनऊ से मुंबई जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना होगा। और मान लीजिए कहीं पे मौसम ख़राब होता या कोई और स्थिति उत्पन्न होती तो किसान अपने प्रोडक्ट्स को रखेगा कहाँ। इसके लिए जब तक कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती तब तक इस बिल का कोई औचित्य ही नहीं बनता है और किसान को इससे कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं है। वैसे भी दोस्तों पहले ही कौन सा रिस्ट्रिक्शन था कि किसान अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकते थे। अगर किसी को इस संदर्भ में जानकारी हो तो ज़रूर शेयर करें। इन सब के बाद इस बिल से हमारी राज्य सरकारें हैं उनको भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि अगर प्राइवेट बायर्स बाज़ार में आ गए तो सरकारी मंडियों का उनसे कम्पीट कर पाना असंभव है। जैसे मैंने अभी जियो और BSNL का एग्जाम्पल बताया, और प्राइवेट बायर्स सारे उत्पाद डायरेक्टली किसानों से लेने लग गए तो राज्य सरकारें मंडियों पर लगने वाले टैक्स को लूज कर देंगे, जिससे राज्य सरकारों को भारी नुकसान होगा। दोस्तों दूसरे बिल की चर्चा करते हैं। दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। दोस्तों इस बिल को आसान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं। इस बिल के तहत किसानों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह लार्ज स्केल बायर्स के साथ एक एग्रीमेंट कर ले, जिससे वह जो फसल उगा रहा है उसका वह बायर्स से पूर्व निर्धारित मूल्य प्राप्त कर सके। दोस्तों इसको लेके फार्मर्स का कंसर्न ये है कि इससे उस फसल की MSP पर से गवर्नमेंट का कंट्रोल हट जाएगा और प्राइवेट बायर्स मनचाहे रेट पर किसानों की फसलों को परचेज कर पाएंगे। इस संदर्भ में किसानों की डिमांड ये है कि MSP को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से लिंक कर दिया जाए, जिससे किसानों को एटलीस्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनी फसलों के लिए प्राप्त हो सके, जिस पर गवर्नमेंट ने यह तर्क दिया है कि उसका MSP हटाने का अभी कोई इरादा नहीं है। दोस्तों तीसरा बिल जो कि एक संशोधित बिल है, द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इस विधेयक को आसान भाषा में होर्डिंग बिल कह सकते हैं। इसके माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया गया है, जिससे इकोनॉमिक एजेंट्स को फूड स्टॉक आर्टिकल के अनलिमिटेड स्टोरेज की अनुमति मिलती है। इससे आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशन क्रॉप्स की प्राइस में जनरेट कर सकते हैं, जिससे किसानों को उनके फसलों का बहुत कम मूल्य प्राप्त होगा, क्योंकि बायर यह दिखाएगा कि मेरे पास तो इस वस्तु का पहले से ही बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा है, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो किसान को एक बहुत ही कम मूल्य उसके प्रोडक्ट के लिए देने के लिए मजबूर कर सकता है। आइए देखते हैं कि इन बिलों के संदर्भ में हमारे किसानों की क्या मांगे हैं और ये मांगे कितना वाजिब हैं। किसान संगठनों का कहना है कि ये एक्ट कंपनियों के लिए कुछ ज़्यादा ही फेवरेबल हैं, जबकि किसानों को ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं देते। किसान संगठनों का कहना है कि MSP को किसानों का लीगल राइट बना दिया जाए। APMCs को सुधार की ज़रूरत है, ना कि उसको बंद करने की। मिडिल मैन का रोल एकदम से ख़त्म ना किया जाए और एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जाए, ना कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा। दोस्तों आइए देखते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या हो सकता है, मतलब कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों अगर ये विधेयक आ जाते हैं, जो कि शायद निश्चित हैं क्योंकि अभी बस राष्ट्रपति के साइन के बाद ये एक्ट बन जाएंगे, तब इनका प्रभाव दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका जो है ये किसानों के पक्ष में होगा। अगर प्राइवेट मार्केट किसानों को APMC से ज़्यादा प्राइस दें, जो कि किसानों के हित में होगा, इससे किसानों को लाभ होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर MSP पर सपोर्ट नहीं करती है तो फार्मर्स की आय कारपोरेट बायर्स पर पूर्णतः निर्भर हो जाएगी, और ये कोई छोटी आबादी नहीं है जो कृषि पर निर्भर है। देश की लगभग 40% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो गवर्नमेंट को
किसी भी कदम से पहले इस बात पर मंथन करना चाहिए कि किसी भी तरीके से इतने बड़े वर्ग का हित प्रभावित ना हो। तो दोस्तों, हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।